बाय विक्की में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबेल आधारित कहानियाँ पेश करते हैं। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीत की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। क्या हो रहा है रोहन सिंह? तन्वी शर्मा ने सबसे पहले रोहन सिंह के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस किया। तन्वी, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए इंचार्ज बना रहा हूं। उस जेड टाइल को ट्रांसमिशन टाइल कहा जाता था और इसका इस्तेमाल जानकारी देने के लिए किया जाता था। उसे वह नाम याद था। ब्लडनेट सेक्ट ने फीनिक्स क्राई कैपिटल के नीचे स्पिरिट स्टोन माइन को पूरी तरह से अपने लिए खत्म करने की कोशिश की थी। डरो मत, कुछ दिनों तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वाइल्ड के होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि रोहन सिंह को अचानक क्यों जाना पड़ा, लेकिन उसे उसकी बातें सुनने की आदत थी। मठ के शिष्यों की रक्षा करना आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। आमतौर पर लिटिल स्नो को रोहन सिंह के स्पिरिचुअल स्पेस में रखा जाता था। वह सबकी तरफ मुड़ी। अब जब रोहन सिंह कुछ समय के लिए हमें छोड़कर चला गया है, तो हमें और भी सावधान रहना होगा। इस दौरान कोई भी गलती नहीं कर सकता, वरना मैं उसे दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाऊंगी। हाँ, सबके चेहरे पर गंभीरता थी। वे सब रोहन सिंह का मिजाज समझ रहे थे। उसने पहले ही उनसे कह दिया था कि उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है कि वह मठ में सबके साथ जिंदा वापस लौटेगा। अभी उनकी जिंदगी उनकी अपनी नहीं, बल्कि सबकी थी। अगर वे जिंदा रहते, तो उनके आसपास के लोगों के जिंदा रहने की ज्यादा उम्मीद होती। टीम होने का यही मतलब था। रोहन सिंह के जाने के 6 घंटे बाद बहुत सारे आम लोग फीनिक्स क्राई के बॉर्डर से पागलों की तरह पीछे हटने लगे। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि कहानियों में सुनी हुई धर्मी और भ्रष्ट लड़ाइयों की लड़ाई अचानक फीनिक्स क्राई के पास होगी। बॉर्डर के पास के सैनिक उन्हें जल्दी से निकालने में मदद कर रहे थे। लॉर्ड मार्क्विस, ये आम लोग बहुत धीरे धीरे निकल रहे हैं। अगर करप्ट पाथ ने हमला किया, तो सबको बाहर निकालने के लिए काफी समय नहीं मिलेगा। एक सैनिक ने गोल्डन आर्मर पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी को इज्जत से बताया। उस अधेड़ उम्र के आदमी की नाक शेर जैसी और मुंह चौड़ा था। बिना किसी एक्सप्रेशन के भी वह बहुत रौबदार लग रहा था, जैसे म्यान में बंद तलवार हो। हालांकि उसने अभी तक अपना तेज हिस्सा नहीं दिखाया था, फिर भी उसने जोरदार दबाव डाला। वह व्यक्ति रोहन सिंह के पिता, बॉर्डर सपरेशन मार्क्विस लॉन्ग तियानशियाओ थे। राजधानी में सब कुछ शांत होने के बाद उन्होंने राजधानी में रहने से मना कर दिया। इसके बजाय वह अपनी पत्नी को बॉर्डर स्टेशन ले आए। लॉन्ग तियानशियाओ का इस जगह से गहरा रिश्ता था और उन छोटी छोटी छिपी हुई योजनाओं वाली राजधानी की तुलना में वह आम लोगों के बीच एक सादा और सच्चा जीवन जीना ज्यादा पसंद करता था। यहाँ वह आजाद और बिना रोक-टोक के रह सकता था। भले ही वे बहुत धीमे हों, हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। सेक्ट के शिष्य आगे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे पास निकलने के लिए काफी समय होना चाहिए। बस तेजी से निकलने का ऑर्डर भेज दो, लॉन्ग तियानजियाओ ने गंभीरता से कहा। हाँ, वह सैनिक मुड़ा और चला गया। एक बहुत बड़ा और हट्टा-कट्टा आदमी जल्दी से पास आया। अंकल लॉन्ग, आगे से इमरजेंसी सिग्नल आ गया है। करप्ट चेले शायद मारकाट करके आ गए हैं। वह बड़ा आदमी अर्जुन कुमार था। हालांकि अब वह सम्राट का दामाद था, लेकिन बचपन से ही वह लोंग तियानजियाओ को अपना आदर्श मानता था। उसने सम्राट से सीमा पर हमेशा लोंग तियानजियाओ के साथ रहने के लिए कहा था।
अभी अर्जुन कुमार ब्लड कंडेंसेशन के पीक पर पहुंच चुके थे। वह टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन से बस एक कदम दूर थे। वह फीनिक्स क्राई में जूनियर जेनरेशन के सबसे मजबूत सदस्य थे। लॉन्ग तियानशियाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने पूछा, वे इतनी तेजी से कैसे घुस आए? क्या वे सभी पंथ के शिष्य हार गए थे? कुछ देर पहले ही उन्होंने बहुत सारे जादुई जानवरों को अपने ऊपर उड़ते देखा था। कुछ एक्सपर्ट्स ने नीचे चिल्लाकर शांति से निकलने और किसी भी तरह की घबराहट से बचने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि आगे संप्रदाय के शिष्य हैं। वे इतनी जल्दी कैसे हार गए? क्या भ्रष्ट शिष्य इतने शक्तिशाली थे? हालात अभी पता नहीं हैं। हमने बस इतना देखा कि आगे वालों ने इमरजेंसी सिग्नल जला दिया। करप्ट चेले शायद बहुत जल्द हमारे पास पहुंच जाएंगे। अर्जुन कुमार भी बहुत गंभीर थे। सारी सेना इकट्ठा हो जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भ्रष्ट चेलों को इन बेगुनाह आम लोगों का कत्ल नहीं करने देंगे। लॉन्ग तियानशियाओ के ऑर्डर के बाद जो सैनिक सबको निकालने में मदद कर रहे थे, वे इकट्ठा हो गए। यहाँ कुल 50,000 सैनिक थे। यह इस बॉर्डर की पूरी मिलिट्री ताकत थी। इनमें से ज्यादातर सैनिक यहीं पले बढ़े थे। इस जगह से उनके गहरे रिश्ते थे। अब जब करप्ट पाथ ने हमला कर दिया था, तो वे सब शहर के गेट के सामने खड़े हो गए, अपने हथियार कसकर पकड़े हुए और किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार। जिस समय लॉन्ग तियानक्सियाओ अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा था, उसी समय 100 मील दूर ब्लडनेट सेक्ट के कपड़े पहने 1 दर्जन जवान लड़के थे। वे चुपचाप लॉन्ग तियानक्सियाओ और उन्हें देख रहे थे। सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ, क्या हमारे लिए ऐसा करना सच में ठीक है? उनमें से एक ने चिंता से पूछा। तुम्हें इतना डर किस बात का है? एल्डर झाओ चांगक सिंह ने हमें पहले ही मंजूरी दे दी है। एक आदमी ने बहुत उदास होकर ठंडे अंदाज में जवाब दिया, फीनिक्स क्राई के उन बेवकूफों को मर जाना चाहिए। ख आस्कर सिंह परिवार के उन बाप बेटे को, उन्हें तो लाखों बार मरना चाहिए। धत तेरे की, बस इसके बारे में सोचकर ही मेरा मन कर रहा है कि उन्हें मार डालूं। मेरे लिए अपने छोटे भाई के लिए इतना आसान मिशन अरेंज करना बहुत मुश्किल था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वह इसी वजह से मर गया। मैं बहुत गुस्से में हूँ। काश मैं खुद जाकर सिंह परिवार के सिर काट पाता। उस समय रोहन सिंह ने जिस सफेद कपड़े पहने आदमी को मारा था, वह उसका छोटा भाई था। बाद में उसे भी सजा मिली। स्पिरिट स्टोन माइन के मामले की वजह से ब्लडनेट सेक्ट को दोहरा नुकसान हुआ था। इसके अलावा आसपास के दूसरे सेट्स ने भी उनका मजाक उड़ाया। और अब तक ब्लडनेट सेक्ट में हर कोई रोहन सिंह और लॉन्ग तियानक्सियाओ से नफरत करने लगा था। धत तेरे की, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रोहन सिंह जुआंटियन मठ में शामिल हो गया। अगर वे साथ होते तो हम दोनों को एक साथ नरक में भेज सकते थे। उसके आसपास जो दूसरे शिष्य थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस बार उन्हें सीधे लड़ाई में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। थोड़ी देर में, जब तक लॉन्ग तियानक्सियाओ मर नहीं जाता, हम चुपके से दूसरे चेलों को दूसरों को बचाने के लिए लाने का सिग्नल देंगे। जब तक ज्यादा लोग नहीं मरते, तब तक किसी को शक नहीं होगा कि हमने कुछ किया है। क्या सब समझ गए? उन लोगों ने शहर के गेट को ध्यान से देखते हुए सिर हिलाया। लॉन्ग तियानशियाओ ने अभी अभी सभी योद्धाओं को इकट्ठा किया था। उसने अभी उनसे कुछ कहा भी नहीं था कि अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने दूर देखा। 30 से ज्यादा भ्रष्ट चेले खून के रंग के कपड़े पहने हुए बुरी तरह मुस्कुराते हुए दौड़ रहे थे। लॉन्ग तियानशियाओ सबको हौसला बढ़ाने वाला भाषण देना चाहता था, लेकिन जब उसने उन शिष्यों के साधना के आधार देखे तो उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। लॉन्ग तियानशियाओ ने गहरी सांस ली।
उसने अपनी जिंदगी लड़ाई में बिताई थी और वह कभी निराश नहीं हुआ था। लेकिन यह पहली बार था जब उसने ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें उसका विरोधी उससे इतना ज्यादा हार गया। हालांकि उसे पता था कि वह मर जाएगा, फिर भी लॉन्ग तियानशियाओ ने अपनी कृपाण निकाल ली। यहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। फीनिक्स के योद्धाओं, रो, पीछे हटो। यह जगह मुझे दे दो। अध्याय 24। दो नरक में जाओ। अनुवादक विक्की का उपन्यास। एक बहुत बड़ी हवा की धार निकली जो भ्रष्ट चेलों की लाइनों को चीरती हुई निकली। वह हवा का ब्लेड 30 मीटर से ज्यादा लंबा था। जमीन के ऊपर से गुजरते हुए वह तेजी से घूम रहा था। वे सभी भ्रष्ट चेले घबरा गए और जल्दी से पीछे हट गए। लेकिन अभी भी 8 लोग ऐसे थे जिन्हें काफी समय नहीं मिला था और वे उस हवा के ब्लेड में समा गए। उसके पीछे की भयानक शक्ति ने सीधे उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सबकी आंखों के सामने एक बड़ी और एक छोटी आकृति दिखाई दी। लॉन्ग तियानशियाओ ने जब उसे देखा तो वह अकड़ गया। चेनेर, क्या यह सचमुच तुम हो? रोहन सिंह धीरे से पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा। आधे साल से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन उसके पिता अब भी उतने ही ताकतवर थे। रोहन सिंह थोड़ा मुस्कुराया, उसका दिल खुश हो गया। डैड, आप लोग हट जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। उसके बाद हम दोनों के पास पीने और पुरानी बातें याद करने का समय होगा। लॉन्ग तियानशियाओ ने गहरी सांस ली। आधे साल बाद रोहन सिंह के चेहरे पर अब कोई नासमझी नहीं थी। वह पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। इससे उसे सुकून मिला, लेकिन साथ ही वह बहुत दुखी भी हुआ। उसका बच्चा आखिरकार पूरी तरह बड़ा हो गया था। सभी सैनिक पीछे हट जाओ, लॉन्ग तियानशियाओ ने आदेश दिया। उसने अपनी सेना को तेजी से पीछे हटने के लिए कहा। वे जानते थे कि वे इस लेवल की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते। पहले वे आम लोगों को और निकलने के लिए थोड़ा और समय देने के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी जान देकर ज्यादा आम लोगों को बचा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने यह जानते हुए भी कि वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते, आगे बढ़ने की हिम्मत की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोहन सिंह अब वापस आएगा। अर्जुन कुमार ने हैरानी से रोहन सिंह और लिटिल स्नो को देखा। करप्ट चेले रोहन सिंह के अचानक उनमें से कुछ को मारने से हैरान थे। एक खास चेले ने कहा, वह ब्लड कंडेंसेशन में बस एक बदमाश है। उसके पास बस एक ताकतवर पालतू जानवर है। मैं उस बदमाश को संभाल लूंगा। तुम लोग दूसरों को मारते रहो। समय कम है और एक बार जब हम शहर में सबको मार देंगे तो हम वापस चले जाएंगे। वह मुख्य शिष्य लिटिल स्नो की तरफ झपटा। लिटिल स्नो तैयारी में थोड़ा नीचे झुक गया, लेकिन रोहन सिंह ने उसे थपथाया और कहा, लिटिल स्नो को हिलाना मत, मैं इसे संभाल लूंगा। रोहन सिंह आगे बढ़ा और उस कोर चेले पर हमला कर दिया। उस करप्ट कोर चेले ने रोहन सिंह को खुद को मौत के मुंह में जाते देखकर नाक सिकोड़ी। खून के रंग की तलवार बिजली की तरह तेजी से रोहन सिंह के दिल में घुस गई। जैसे ही उसने हमला किया, हवा में जान से मारने का जोश भर गया, जिससे सबके दिल और आत्मा हिल गए। यही करप्ट चेलों का आतंक था। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला था, इसलिए उनका मारने का इरादा बहुत ज्यादा था। जैसे ही वे हमला करते, उनका जबरदस्त मारने का इरादा किसी का भी दिल दहला देता। यही वजह थी कि जब भी नेक शिष्य भ्रष्ट शिष्यों से लड़ते थे तो उन्हें दबा दिया जाता था। उनका मारने का इरादा बहुत डरावना था और वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाते थे। रोहन सिंह ने गुस्से से मुस्कुराया। उसने अपनी तलवार सीधे उस खास शिष्य की गर्दन पर मार दी और अपने दिल की तरफ जाती तलवार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
उस तरह का सुसाइडल अटैक देखकर वह कोर चेला मजाक में मुस्कुराया। हालांकि रोहन सिंह भी तेजी से अटैक कर रहा था, लेकिन उसने सबसे पहले मूव किया था और वह पक्का पहले वार करेगा। उनकी अभी की स्पीड के हिसाब से उसे पूरा यकीन था कि वह पहले रोहन सिंह के दिल में घुस जाएगा और फिर वह आसानी से उसकी तलवार को चकमा दे सकेगा। लेकिन उस भ्रष्टकोर शिष्य ने गलत अंदाजा लगाया था। जैसे ही उसकी तलवार रोहन सिंह की छाती में घुसने वाली थी, थंडर फोर्स से ढके एक हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसी समय एक शक्तिशाली बिजली उसकी तलवार से निकली और उसके शरीर को सुन्न कर दिया। इससे वह बुरी तरह डर गया। वह थंडर फोर्स बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन वह उसे एक पल के लिए पैरालाइज करने के लिए काफी था। आमतौर पर ऐसा एक पल कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब रोहन सिंह की कृपाण उसकी गर्दन तक आ चुकी थी। जब तक वह उस पैरालिसिस से ठीक हुआ, उसका सिर हवा में उड़ रहा था। खून हवा में फैल गया। रोहन सिंह ने सिर गिरने का इंतजार भी नहीं किया और आगे बढ़ गया। मर जाओ, उसकी बर्फीली चीख से आसमान हिल गया। उसकी तलवार उन अभी भी हैरान भ्रष्ट चेलों को चीरने लगी। कोई भी उसे रोक नहीं पाया। उसके हाथ में यह कृपाण उसके सीनियर अप्रेंटिस भाई वान ने उसे उधार दी थी और उसकी कीमत 30,000 पाउंड से ज्यादा थी। ब्लड कंडेंसेशन के 13वें हेवन स्टेज में जब उसकी जबरदस्त ताकत के साथ मिला, तो जब भी वे उसकी कृपाण से टकराते, उनके हाथ का कोई भी हथियार तुरंत टूट जाता था। वह मुख्य शिष्य इस स्क्वाड का लीडर था। अब जब वह मारा गया था, तो बाकी सब डर के मारे तितर-बितर हो गए। बदकिस्मती से रोहन सिंह ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसकी कृपाण हवा में घूम गई। हर वार के साथ कम से कम एक भ्रष्ट चेला कट गया। लगातार बुरी चीखें गूंज रही थीं। लॉन्ग तियानशियाओ ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई के मैदान में बिताई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने अब तक कितने लोगों को मार डाला है। लेकिन उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। वे कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि करप्ट पाथ एक्सपर्ट थे। उनमें से हर एक उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। लेकिन रोहन सिंह के सामने वे बस मारे जाने का इंतजार कर रहे थे। रोहन सिंह ने आखिरी एक को मारने से पहले 700 मीटर तक उनका पीछा किया। उसने तलवार से खून साफ किया और फिर आलस से उसे अपने कंधे पर रख लिया। वह मुस्कुराते हुए लॉन्ग तियानशियाओ के पास गया। तुम्हारे बेटे में कुछ काबिलियत है ना? कम से कम मैंने तुम्हारी इज्जत तो नहीं गिराई। रोहन सिंह खून से लथपथ था, जिससे वह और भी ताकतवर लग रहा था। अपने बेटे को इतना ताकतवर देखकर लॉन्ग तियानशियाओ बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया, तुम सच में मेरे बेटे हो। अच्छा, लॉन्ग तियानशियाओ ने रोहन सिंह के कंधे पर थपथपाया। अब रोहन सिंह पहले से भी ज्यादा हट्टा-कट्टा और तगड़ा हो गया था। रोहन सिंह ने अपनी कृपाण जमीन में गाड़ दी और अपने पिता को बहादुरी से गले लगा लिया। हालांकि लॉन्ग तियानशियाओ रोहन सिंह के बायोलॉजिकल पिता नहीं थे, लेकिन उनके बीच की भावनाएं पिता और बेटे जैसी ही थीं। बच्चे, तुम बड़े हो गए हो। लॉन्ग तियानशियाओ ने रोहन सिंह के कंधों पर हाथ रखा। अभी रोहन सिंह पहले से थोड़ा पतला था, लेकिन उसके कमजोर रूप में एक जबरदस्त ताकत छिपी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में एक ड्रैगन बंद हो जिससे दूसरे डर से कांपते थे। रोहन सिंह, आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। अर्जुन कुमार उत्साह से उनके पास आए। रोहन सिंह हंसे और अर्जुन कुमार को कसकर गले लगा लिया। यह आधा साल रोहन सिंह को आधी जिंदगी जैसा लगा। बहुत समय बाद अपने इस अच्छे भाई और पिता को देखकर वह बहुत भावुक हो गए। अपने पिता के सामने उसे समझदार बनने की जरूरत नहीं थी। अपने भाई के सामने वह पूरी तरह से रिलैक्स रह सकता था। आप कौन हैं?
जब वे तीनों बात कर रहे थे तो अचानक कढ़ाई वाले कपड़े पहने 1 दर्जन लोग दिखाई दिए। उनका ऑरा बहुत शक्तिशाली था और उससे हल्का दबाव निकलता था जिससे दूसरों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था। वे सब पूरी तरह रोहन सिंह पर फोकस थे। उनका रवैया यह था कि अगर रोहन सिंह ने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत की तो वे तुरंत हमला कर देंगे। सर, ये जरूर सेक्ट के लोग होंगे, है ना? यह मेरा बेटा रोहन सिंह है। प्लीज गलत मत समझना, लॉन्ग तियांशियाओं ने जल्दी से समझाया। यह आदमी कहाँ का है, यह साफ नहीं है। हमें शक है कि वह करप्ट पाथ का मेंबर है और हमें उससे पूछताछ करने के लिए उसे वापस लाना होगा। बच्चे, हमारे पीछे आओ। अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो हम तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। हमारे साथ पंथ के बुजुर्गों से मिलने आओ, उनमें से एक ने बेरुखी से कहा। वे रोहन सिंह को ऐसे ही पकड़ना चाहते थे। वे दर्जन भर लोग सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ और दूसरे लोग थे जो दूर से देख रहे थे। उन्होंने देखा था कि लॉन्ग तियांशियाओ मरने वाला है और वे अपने ग्रुप के शिष्यों के आने के लिए सिग्नल फ्लेयर जलाने ही वाले थे। लेकिन तभी रोहन सिंह प्रकट हुआ और उन्हें डरा दिया। उसने अकेले ही 30 से ज्यादा भ्रष्ट चेलों को मार डाला था। फिर उनकी बातचीत सुनकर उन्हें पता चला कि रोहन सिंह कौन है और सीनियर अप्रेंटिस भाई लो तुरंत गुस्सा हो गया और उसे अरेस्ट करने का बहाना ढूंढने लगा। एक कृपाण सीधे उनमें से एक पर आकर गिरी। वह व्यक्ति चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। तुम्हारी हम पर हमला करने की हिम्मत? तुम पक्का करप्ट रास्ते के जासूस हो। सब लोग उसे मार डालो, सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ ने गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए ऑर्डर दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम गोरे और काले में फर्क कैसे नहीं कर सकते? तुम अपनी मर्जी से किसी को भी अरेस्ट कर लोगे, अर्जुन कुमार गुस्से में बोला। उन्होंने पहले ही साफ साफ बता दिया था कि रोहन सिंह लॉन्ग तियांशियाओं का बेटा है, लेकिन फिर भी वे उसे अरेस्ट करना चाहते थे। यह साफ तौर पर गलत था। रोहन सिंह ने हाथ हिलाया। उसने लॉन्ग तियांशियाओ से कहा, डैड, आप और अर्जुन कुमार पीछे हट जाइए। मुझे इन लोगों से कुछ बातें कहनी हैं। फिर वह सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ की तरफ मुड़ा और उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। रोहन सिंह को आते ही पता चल गया था कि ये लोग उसे देख रहे हैं और इसलिए उसे इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि ये लोग अब आए थे। उसे बस उनका सही मकसद नहीं पता था। लेकिन जब उसने सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ का चेहरा देखा तो उसे ज्यादातर बात समझ आ गई। वह उससे बेकार में बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा ब्लडनेट सेक्ट सच में अपनी गलतियों से नहीं सीखता। अगर मेरा अंदाजा सही है तो पिछली बार कैपिटल में मैंने जिस आदमी को मारा था वह तुम्हारा भाई होना चाहिए। सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में जान लेने का इरादा उभर आया, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे दबा दिया और बेरुखी से कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम विरोध कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम्हें बुरा लग रहा है। दूसरे शब्दों में, तुम जरूर करप्ट रास्ते के जासूस होगे। आज हम तुम्हें पक्का मार डालेंगे। रोहन सिंह इतने गुस्से में थे कि वह उनकी तरफ इशारा करते हुए हंसने लगे। तुम्हारा ब्लडनेट सेक्ट तो बस एक सेकंडरेट सेक्ट है। लेट टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे के कुछ छोटे लोग मेरे सामने इतने बेलगाम होने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालना चाहते हो? हालांकि वे टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में थे और सेक्ट के शिष्य भी थे, ब्लडनेट सेक्ट जुआंटियन मठ के जूते पॉलिश करने के लायक भी नहीं था। उनके शिष्यों में जुआंटियन मठ के शिष्यों जैसा बर्ताव पाने की काबिलियत ही नहीं थी। उदाहरण के लिए,
उन्हें जुआंटियन मठ के 10,000 जानवरों के सार खून के सीक्रेट फॉर्मूले जैसा कुछ भी पाने का कोई तरीका नहीं था। कई ताकतवर परिवार और ताकतें जो ब्लडनेट सेक्ट से भी कम नहीं थीं, उन सभी ने अपने जीनियस लोगों को उस 10,000 बीस्ट एसेंस ब्लड के लिए जुआंटियन मठ में भेजा। इसी वजह से वे बिना किसी गलती के तरक्की कर पाए। इसी वजह से जुआंटियन मठ के शिष्य इतने मजबूत थे। उसी क्षेत्र में जुआंटियन मठ के शिष्य निश्चित रूप से ब्लडनेट संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली थे। और अब इन बेवकूफों के झुंड ने सोचा था कि वे रोहन सिंह को दबाने के लिए अपने ऊंचे लेवल पर भरोसा कर सकते हैं, बदला लेने के लिए उसे परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं और शायद उसके पिता को भी बंदी बना सकते हैं। उन्हें सच में अपनी जान की परवाह नहीं होगी। बकवास बंद करो, बस मर जाओ। सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ को गुस्सा आया और उसका पूरा ऑरा फट गया। उसके गुस्से भरे चिल्लाने के बाद दूसरे चेलों ने भी तलवारें निकाल लीं और लेट टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन रेन की पावर पूरी तरह से रिलीज हो गई जब उन्होंने रोहन सिंह पर हमला किया। रोहन सिंह का फेंगफू स्टार धीरे धीरे घूम रहा था। उससे एक बहुत बड़ी आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना जानवर जाग रहा हो। उसके हाथ में तलवार बेरहमी से उन पर गिर पड़ी। बवंडर स्लैश। रोहन सिंह गोल घूमा और उसकी कृपाण से एक बहुत बड़ा साइक्लोन बना, जिसमें डरावने हवा के ब्लेड भरे हुए थे जो सीटी बजाते हुए उन्हें निगल रहे थे। आह, खून से लथपथ चीखें गूंजी जब उन ब्लडनेट सेक्ट के एक्सपर्ट्स को उन हवा के ब्लेड्स ने उड़ा दिया। उनमें से 2 के हथियार टूट गए और उन्हें जानलेवा चोटें आईं। एक ही हमले में उसने टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन संप्रदाय के 10 से ज्यादा शिष्यों को पीछे धकेल दिया। दूर खड़ा लॉन्ग तियानशियाओ हैरान रह गया। उसने आलस से अपनी तलवार कंधे पर रखी और सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ और उन लोगों को ठंडे मन से देखते हुए अपना सिर हिलाया। तुम्हारा ब्लडनेट सेक्ट जरूर सभी बेवकूफों की जन्मभूमि होगी। जब मैं सिर्फ शुरुआती ब्लड कंडेंसेशन दायरे में था, तब भी मैं तुम्हारे छोटे भाई को मार सकता था। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारा ब्लडनेट सेक्ट सिर्फ एक बिगड़ा हुआ छोटा सेक्ट है? तुम असली सेक्ट के शिष्यों के लेवल पर भी नहीं हो। 2 लोग टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में हो सकते हैं और फिर भी उनके बीच का अंतर जमीन और आसमान के बीच का अंतर हो सकता है। दुनिया के 10 सेक्युलर टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट एक भी पंथ के शिष्य को हरा नहीं पाए, ठीक उस समय के उस सफेद कपड़े पहने आदमी की तरह। लेकिन वह सफेद कपड़े वाला आदमी सिर्फ एक मामूली बाहरी शिष्य था। चाहे वह उसकी साधना का आधार हो या लड़ने की क्षमता, उसकी ताकत सीनियर प्रशिक्षु भाई लुओ के 10वें हिस्से से भी कम थी। ये लोग जो ब्लडनेट सेक्ट के एलीट शिष्य थे, वे मठ के उन शिष्यों के मुकाबले भी बेजोड़ थे जिनके पास 10,000 बीस्ट एसेंस ब्लड का इस्तेमाल था। अपने कानून लागू करने वाले सीनियर प्रशिक्षु भाइयों की तुलना में, जिन्होंने बिना किसी गलती के तरक्की हासिल की थी, ये ब्लडनेट सेक्ट के शिष्य बिल्कुल बेकार थे। हालांकि वे टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी दौर में थे, रोहन सिंह ने अंदाजा लगाया कि मठ का कोई भी खास शिष्य उन्हें 1v7 लड़ाई में 10 चालों से भी कम समय में मार सकता है। यह कितना बड़ा अंतर था! यह बड़े पंथों की क्षमता थी। यह ऐसा था जैसे कोई थोड़ा अमीर आदमी खुद की तुलना शाही परिवार से करने की कोशिश कर रहा हो, बस कोई तुलना नहीं थी। और इसलिए एक ही साधना बेस पर बहुत ज्यादा अंतर थे। यही वजह थी कि जुआंटियन मठ में शिष्यों का चुनाव इतना मुश्किल था। सिर्फ ब्रॉन्ज ग्रेड के स्पिरिट रूट एक्सपर्ट ही इसमें हिस्सा लेने की काबिलियत रखते थे। लेकिन अगर कोई ब्रॉन्ज ग्रेड स्पिरिट रूट वाला ब्लडनेट सेक्ट या ऐसे ही किसी छोटे सेक्ट में शामिल हो जाता है, तो वह सीधे कोर डिसाइपल बन जाएगा। स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ वह रहस्यमयी मोनियान था। वह सिर्फ शुरुआती टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में था
और फिर भी उसकी ताकत से आसमान और धरती हिल सकती थी। वह इन लेट टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडनेट सेक्ट के शिष्यों से लाखों मील आगे था। सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ के चेहरे के भाव बदल गए। उन सब ने सुना था कि उसके भाई को शायद ब्लड कंडेंसेशन के एक नए खिलाड़ी ने मार डाला था। उसे लगा था कि बाहरी दुनिया बस उसके ब्लडनेट सेक्ट को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है और उसने यह खबर बनाई है। लेकिन अब जब रोहन सिंह ने उन सबको उड़ा दिया था तो आखिरकार उसे इस पर यकीन हो गया। बेवकूफ होना तुम्हारा पाप नहीं है। तुम्हारा पाप यह है कि तुमने मेरे परिवार पर अपनी नियत डाली। तुम अपने पद का गलत इस्तेमाल करके भ्रष्ट चेलों से मेरे पिता की जान लेना चाहते थे। ऐसा करके तुमने इस शहर के सभी सैनिकों और आम लोगों को खतरे में डाल दिया, उनकी जान को खिलौना समझकर। तुम इतने बुरे दिल से खुद को सही रास्ते का हिस्सा कहने की हिम्मत करते हो? तुम मुझ पर भ्रष्ट रास्ते का जासूस होने का इल्जाम लगाने की हिम्मत करते हो? तुम बेवकूफ लोग कहीं ज्यादा बुरे हो। हरामी, अपने झूठ से दूसरों को धोखा देने की कोशिश मत करो। सब मिलकर उसे मार डालो। सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ ने फिर से ओवर कॉन्फिडेंट होने की हिम्मत नहीं की। उसका ऑरा अपने पीक पर था। वह जानता था कि अगर वे पूरी ताकत नहीं लगाएंगे तो वे रोहन सिंह को मार नहीं पाएंगे। यह ब्लड कंडेंसेशन वाला बच्चा बहुत डरावना था। उसकी तलवार हिली और स्वॉर्ड क्यूई तेजी से चलने लगी। उसकी तलवार पर काली रोशनी चमकी, जिससे पता चला कि यह एक बैटल स्किल है, और उसने रोहन सिंह पर वार किया। रोहन सिंह ने मजाक उड़ाया। इस समय भी वे उसे और उसके पिता को मारने की योजना बना रहे थे। वे सच में बहुत बुरे थे। रोहन सिंह का ऑरा अचानक बढ़ गया क्योंकि उनका फेंगफू स्टार तेजी से घूमने लगा। उनके अंदर से एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी निकली जो उनके पूरे शरीर में फैल गई। रोहन सिंह की कृपाण सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ की लंबी तलवार से टकरा गई। उसने कोई बैटल स्किल इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उसकी भारी कृपाण ने उसकी तलवार को तोड़ दिया। कृपाण रुकी नहीं, बल्कि सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ की छाती पर वार करती रही। उसकी छाती से एक धीमी आवाज आई, साथ ही हड्डियां टूटने की आवाज भी आई। उसने मुंह भर खून थूका और वापस उड़ गया। ओह! रोहन सिंह हैरान था कि उसकी कृपाण ने सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ को आधा नहीं काटा था। लेकिन फिर उसने अपने शरीर पर एक नरम कवच देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ को एक ही वार से उड़ाने के बाद रोहन सिंह आगे बढ़ा। उसकी तलवार ने उन डरे हुए ब्लडनेट सेक्ट के चेलों पर वार किया। नहीं, उनमें से 2 रोहन सिंह की कृपाण से फंस गए थे और बच नहीं पा रहे थे। वे 2 दिवंगत टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट रोहन सिंह की कृपाण से सीधे 2 टुकड़ों में कट गए और एक पल में उनकी मौत हो गई। ब्लडनेट सेक्ट के वे चेले सब हैरान रह गए। पहले उन्होंने रोहन सिंह को उन करप्ट चेलों को मारते हुए देखा था, लेकिन उस समय उसने जो ताकत दिखाई थी वह साफ तौर पर ज्यादा नहीं थी। अब वह 10 गुना ज्यादा ताकत से लड़ रहा था। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि रोहन सिंह ने जानबूझकर उन्हें यहां खींचने के लिए ऐसा किया था। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो सबके चेहरे हरे हो गए। बिना सोचे समझे वे भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, रोहन सिंह की कृपाण निकल गई, जिससे उनमें से 3 सीधे मारे गए। अब जब उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया था तो उन्हें काटना और भी आसान हो गया था। रोहन सिंह ने इन लोगों पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। वे उसे और उसके पिता को मारना चाहते थे, तो उन्हें तो मरना ही था। दुष्ट बच्चे, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और एक व्यक्ति हवा में दिखाई दिया जिसने रोहन सिंह पर अपनी हथेली पटक दी। हथेली के आने से पहले ही रोहन सिंह पर एक भयानक दबाव पड़ा,
जिससे वह जमीन में धंस गया। रोहन सिंह ने तुरंत अपनी कृपाण ऊपर उठा ली। धमाका! रोहन सिंह का शरीर जोर से कांप उठा और वह उड़ गया। उसने देखा कि जो आदमी आया था वह एक गुस्से में सीनियर था, एल्डर झाओ। वह व्यक्ति ब्लडनेट सेक्ट के एल्डर्स में से एक था। रोहन सिंह ने उसे पहचान लिया कि वह वही व्यक्ति है जिसने फीनिक्स क्राई में उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था, झाओ चांगक सिंह। ब्लडनेट सेक्ट के चेले खुश हुए और भागना बंद कर दिया। वे झाओ चांगक सिंह के पास आए और गुस्से में बताया, यह आदमी करप्ट रास्ते का जासूस है। वह बहुत जंगली है। प्लीज इसे मार डालो एल्डर झाओ। झाओ चांगक सिंह ने रोहन सिंह को घूरा और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, भ्रष्ट रास्ते के सभी चेलों को आखिरकार मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जहां तक इस जासूस की बात है, मैं ऐसा करूंगा कि वह मुझसे मौत की भीख मांगेगा। एक शिष्य ने कहा। उस भ्रष्ट शिष्य को भी लॉन्ग तियानशियाओ ने बुलाया था। उसने उसे बचाने की भी कोशिश की, यह दावा करते हुए कि वह उसका बेटा है। चिंता मत करो, पहले मैं छोटे को मारूंगा, फिर बड़े को। झाओ चांगक सिंह ने रोहन सिंह को गुस्से से देखा। भ्रष्ट रास्ते के बदमाश, क्या तुम अब भी अपनी मर्जी से नहीं आओगे? मेरे दयालु दिल की वजह से मैं तुम्हें एक सही सलामत लाश के साथ छोड़ सकता हूँ। अब तक लॉन्ग तियानशियाओ को भी समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। वे साफ तौर पर जानबूझकर अपने खिलाफ साजिश रच रहे थे। रोहन सिंह ने रूखेपन से जवाब दिया, तुम्हारे बेवकूफों का ग्रुप सच में खेलना जानता है। बदकिस्मती से मुझे गेम खेलना पसंद नहीं है। इसके बजाय मुझे मारना ज्यादा पसंद है। रोहन सिंह ने सीधे झाओ चांगक सिंह पर हमला किया और अपनी कृपाण से हमला कर दिया। झाओ चांगक सिंह ने नाक सिकोड़ी और रोहन सिंह की कृपाण पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन जब उसका हाथ कृपाण से टकराने ही वाला था तो रोहन सिंह का हमला उसके बगल में बुरी तरह से वार करने में बदल गया। उसके बगल में ब्लडनेट सेक्ट का एक चेला था जो रोहन सिंह की बुरी किस्मत पर खुश हो रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि रोहन सिंह की कृपाण पहले ही उसके पास पहुंच चुकी थी। उस कृपाण ने उसके शरीर को बाएं कंधे से लेकर दाहिनी कमर तक चीर दिया, जिससे वह 2 टुकड़ों में कट गया। क्या हुआ? जब वह मर रहा था और अपने शरीर के उस आधे हिस्से को देख रहा था जो अभी भी खड़ा था, तब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। बस ऐसे ही वह उलझन में आंखें खोले मर गया। जानवर, तुम मौत को बुला रहे हो, झाओ चांगक सिंह गुस्से में बोला। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहन सिंह इतनी हिम्मत करेगा। एक छोटे ब्लड कंडेंसेशन वाले लड़के ने असल में उसके सामने ट्रिक करने की हिम्मत की, जो बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट था। उसकी लापरवाही में उसका एक चेला मारा गया था। अपने बगल में किसी शिष्य को मारना उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने के बराबर था। इससे वह पूरी तरह से गुस्से में आ गया। वह दहाड़ा और बोन फोर्जिंग दायरे का प्रेशर तुरंत रोहन सिंह पर पड़ा। यह बोन फोर्जिंग दायरे की खास काबिलियत थी। वे जो प्रेशर छोड़ते थे उससे लोग हिल नहीं पाते थे। जैसे ही झाओ चांगक सिंह ने अपना प्रेशर छोड़ा, रोहन सिंह को लगा जैसे उसका शरीर दबाया जा रहा है। लेकिन झाओ चांगक सिंह का दबाव एल्डरसन के दबाव की तुलना में कहीं नहीं था। एल्डरसन का प्रेशर पहाड़ जैसा था, लगभग ठोस रूप ले रहा था। वह ऐसा कर पाए थे कि रोहन सिंह हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन झाओ चांगक सिंह का प्रेशर पानी की नदी जैसा था। हालांकि रोहन सिंह पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, फिर भी वह हिल पा रहा था। बस उसकी हरकतें थोड़ी सुस्त हो जाती थीं। रोहन सिंह ने अपनी दिव्य अंगूठी छोड़ी। जैसे ही उनकी दिव्य अंगूठी दिखाई दी, वह दबा लगभग गायब हो गया। अब उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ और उनकी कृपाण एक और हैरान शिष्य पर जा गिरी,
जिससे उसकी मौत हो गई। झाओ चांगक सिंह के हमलों से बचते हुए वह बाकी चेलों की तरफ दौड़ा। रोहन सिंह बहुत तेज था और उसका फुटवर्क बहुत चालाक था, जिससे वह झाओ चांगक सिंह के कई हमलों से बच गया। जहां तक उन चेलों की बात है, उन्होंने झाओ चांगक सिंह के पीछे छिपने की पूरी कोशिश की। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह एक बड़े बाज का खेल है जो कुछ छोटे चूजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रोहन सिंह ने जितने भी चूजे पकड़े, उन सभी को बुरी तरह मार दिया गया और चिकन के टुकड़ों में काट दिया गया। झाओ चांगक सिंह गुस्से से पागलों की तरह हंसने लगा। रोहन सिंह ने उसका सामना करने से मना कर दिया और उसका दबाव रोहन सिंह को अपनी जगह पर रोक नहीं पाया। अपने चेलों को एक एक करके अपने आसपास मरते देखकर वह गुस्से से पागल हो गया। उसका चेहरा गहरा बैंगनी हो गया। एक और शिष्य को मां मुर्गी के चंगुल से छुड़ाकर बेरहमी से काट दिया गया। अब सिर्फ 2 चूजे बचे थे। भाड़ में जाए ये। रोहन सिंह की हैरान आंखों के सामने झाओ चांगक सिंह ने असल में अपनी हथेली पर थप्पड़ मारा और बाकी 2 चूजों को मार डाला। उन दोनों को मारने के बाद झाओ चांगक सिंह को अब डूब जाने की चिंता नहीं थी। जब उसने रोहन सिंह पर अपनी हथेली मारी तो उसकी हथेली पर खून के रंग की रोशनी दिखाई दी। दुष्ट जानवर मर जाओ। उस हथेली के जोरदार दबाव से आसमान और धरती हिल गई। यह बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट का पूरी ताकत से किया गया हमला था। इससे उसके आसपास की जगह भी फट गई। रोहन सिंह ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में मौजूद कृपाण गायब हो गई। उसका ऑरा तेजी से बढ़ा और उसके अंदर खून दौड़ने लगा। अंतरिक्ष हिल गया जब उसके हाथों में एक सुनहरे रंग की कृपाण दिखाई दी। जैसे ही वह सुनहरी कृपाण दिखाई दी, पूरी धरती कांप उठी। रोहन सिंह मुस्कुराया। दोनों हाथों से कृपाण उठाकर उसने झाओ चांगक सिंह पर बुरी तरह वार किया। चैप्टर 244 हड्डी बनाने के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई। सुनहरी कृपाण ने अंतरिक्ष को चीर दिया। उससे रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तलवार आसमान को काट सकती हो। जब वह नीचे की ओर वार कर रही थी तो उसमें विनाशकारी इच्छा शक्ति भरी हुई थी। रोहन सिंह का पूरा ध्यान इस सुनहरी कृपाण पर था। असल में उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कृपाण में मिल गया हो। अब न तो वह बचा था और न ही वह। रोहन सिंह को पहली बार ऐसा महसूस हुआ था। यह एक तरह से बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत स्थिति थी। झाओ चांगक सिंह का पाम अटैक कुछ ऐसा था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी। रोहन सिंह से उसकी नफरत ने उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन जैसे ही रोहन सिंह की असली कृपाण की जगह यह सुनहरी कृपाण आई, उसे तुरंत ठंड लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब किसी पुराने राक्षस का सामना कर रहा था जिसने अचानक अपनी आंखें खोल दी हों। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन अब वह अपना हमला बदल नहीं पा रहा था। उसकी हथेली लगातार नीचे की ओर मार रही थी। बूम! जब हथेली और कृपाण मिले तो जमीन फट गई। भूकंप जैसा कंपन सैकड़ों मील तक फैल गया। दूर के शहर की दीवारें भी इससे दरक रही थीं। एक भयानक हवा का झोंका चारों तरफ चला और अपने साथ धूल की एक बड़ी लहर भी ले आया। लॉन्ग तियानशियाओं के चेहरे का भाव बदल गया और वह जल्दी से चिल्लाया, सब लोग नीचे उतर जाओ। बूम! लोगों को ऐसा लगा जैसे उन पर सुनामी आ गई हो। बहुत ज्यादा प्रेशर था जो उनके शरीर को चीरने की कोशिश कर रहा था। धरती की लहर के गुजर जाने के बाद लॉन्ग तियानशियाओं ने सबसे पहले धरती से बाहर निकलने के लिए खुदाई की। वह कई मीटर मिट्टी में दब गया था। अपने आसपास देखकर उसका दिल कांप उठा। यहाँ एक बहुत बड़ा, गहरा गड्ढा बन गया था जो 1 दर्जन मील चौड़ा था।
मिट्टी की लहर शहर में भी आ गई थी, जिससे उसका ज्यादातर हिस्सा दब गया था। अर्जुन कुमार भी मिट्टी खोदकर बाहर निकले और हिल गए। उन्हें लगा जैसे वह सपने में हो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहे हैं। दूर खड़े सैनिक भी जमीन से बाहर निकलने लगे। वे थोड़ी दूर थे और उनमें से कोई मरा नहीं था। हालांकि लगभग सभी को उस आफ्टर शॉक से किसी न किसी तरह की चोट लगी थी। युद्ध के मैदान के बीच में धूल धीरे धीरे छंटने लगी थी। उन्होंने वहां दो लोगों को खड़े देखा। एक व्यक्ति वहां एकदम सीधा खड़ा था। उसकी पीठ के पीछे एक दिव्य अंगूठी थी। उसके कंधे पर 3 मीटर लंबी एक बड़ी कृपाण रखी हुई थी। रोहन सिंह ऐसे लग रहे थे जैसे कोई आसमानी सम्राट हो। उनके पूरे शरीर से ऐसी नफरत भरी हवा निकल रही थी जो आसमान की तरफ देख रही थी। उनके कपड़े और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जो बहुत ही रौबदार लग रहे थे। झाओ चांगक सिंह जो उसके सामने था, उसका एक हाथ पूरी तरह गायब था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह रोहन सिंह को डर से देख रहा था। क्या तुमने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि तुम बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट हो, तुम मुझे, जो ब्लड कंडेंसेशन में नया हूं, आसानी से मार सकते हो? रोहन सिंह मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में डेविल डेकैपिटेटर था। उसकी सुनहरी कृपाण का असली नाम यही था। यह नाम कैन मिन ने दिया था। इसका मतलब था बुराई को खत्म करना और अच्छाई की रक्षा करना। कैन मिन को इस कृपाण से बहुत उम्मीदें थीं। और अब इस सेबर ने सच में कैन मिन की उम्मीदों को धोखा नहीं दिया था। अपनी पहली लड़ाई में इसने एक बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट का हाथ तोड़ दिया था। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। तुम लोग बस बेवकूफों का झुंड हो जो बेवकूफी भरी सोच से भरे हुए हो और बस अपनी घटिया छोटी छोटी स्कीम इस्तेमाल करने में लगे रहते हो। तुम्हें अपनी खेती के आधार पर अंधविश्वास था। क्या तुमने सोचा था कि ज्यादा खेती के आधार से तुम अपने नीचे के सभी लोगों को दबा पाओगे? तुम सच में बेवकूफ हो। बैलों को कई अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, बैल, जल भैंस, याक, गैंडे आदि। हालांकि आपकी साधना का आधार हड्डी बनाने के क्षेत्र तक पहुंच गया होगा और आप सोच सकते हैं कि आप भी एक बैल हैं। मैं आपको बता दूं, आप केवल एक घोंघा हैं। मठ में हड्डी बनाने वाले बुजुर्गों की तुलना में झाओ चांगक सिंह सच में एक घोंघा था। वे एक लेवल के आसपास भी नहीं थे। झाओ चांगक सिंह बहुत गुस्सा और हैरान था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ब्लड कंडेंसेशन वाला बच्चा उसे हरा सकता है। यह नामुमकिन है। यह बस एक वहम होना चाहिए। मैं झाओ चांगक सिंह आधी जिंदगी साधना कर रहा हूं। मैं तुमसे कैसे हार सकता हूं? मर जाऊं। झाओ चांगक सिंह पागल हो गया। वह इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सका। उसका ऑरा एक बार फिर फूट पड़ा और वह रोहन सिंह पर टूट पड़ा। रोहन सिंह ने अपना सिर हिलाया। उसने डेविल डेकैपिटेटर को दूर रख दिया और उसी समय उसकी दिव्य अंगूठी गायब हो गई। उसने झाओ चांगक सिंह की तरफ देखा भी नहीं, मुड़कर चला गया। बच्चा चुपचाप खड़ा रह। एक बड़ी हवा वाली ब्लेड उसकी पीठ पर लगी, जिससे वह 2 टुकड़ों में कट गया। उसका ऊपरी शरीर हवा में उड़कर दूर जा गिरा। तभी झाओ चांगक सिंह ने देखा कि एक बहुत बड़ा स्नो वुल्फ उसके पीछे खड़ा था और उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। रोहन सिंह मजाक में मुस्कुराया। डेविल डेकैपिटेटर सच में बहुत ताकतवर था, लेकिन इसे इस्तेमाल करना बहुत थकाने वाला भी था। इसे नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। यह उसकी फिजिकल ताकत और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों पर बहुत भारी पड़ रहा था। जब उसने यह टेस्ट कर लिया कि डेविल डेकैपिटेटर कितना पावरफुल है, तो झाओ चांगक सिंह में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही।
वह उससे सीधे तौर पर निपटने में भी हिचकिचा रहा था। लिटिल स्नो उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि रोहन सिंह क्या सोच रहा था। उसने एक आकारहीन हवा का ब्लेड भेजा था, जिसने उसे चीर दिया। झाओ चांदक सिंह बहुत गुस्से में था, लगभग पागल हो गया था, और उसका सारा ध्यान रोहन सिंह पर था। उसे पता भी नहीं चला कि लिटिल स्नो उसके पीछे थी। एक महान बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट की ऐसे ही हत्या कर दी गई। झाओ चांदक सिंह के मारे जाने के बाद 3 लोग अचानक वहां पहुंचे। वे सभी बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट थे। रोहन सिंह का दिल कांप उठा। उसने लिटिल स्नो को अपने पास बुलाया और उन तीनों को ध्यान से देखा। उनके कपड़ों से पता चल रहा था कि वे ब्लडनेट सेक्ट के एल्डर्स हैं। झाओ चांदक सिंह की लाश देखकर तीनों के चेहरे बदल गए। उनमें से एक ने रोहन सिंह से सख्ती से पूछा, बच्चे, एल्डर झाओ को किसने मारा? मैं, रोहन सिंह ने रूखेपन से जवाब दिया। वे तीनों हैरान और गुस्से में थे। उनमें से एक ने गाली दी, छोटे बदमाश, तुमने हमारे साथ खेलने की हिम्मत की। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, उनकी खाल उधेड़ दूंगा, उनके टेंडन निकाल दूंगा और उनकी सारी हड्डियां कुचल दूंगा? रोहन सिंह का चेहरा एकदम ठंडा हो गया। एक भिनभिनाहट की आवाज के साथ उसका ऑरा एक बार फिर फूट पड़ा और उसकी डिवाइन रिंग उसके पीछे दिखाई दी। उसने एक बार फिर डेविल डेकैपिटेटर को बाहर निकाला। आदमी की तरफ डेविल डेकैपिटेटर दिखाते हुए उसने गुस्से से कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूं। तुम बूढ़े कमीने, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसका इरादा जान से मारने का था। जिन लोगों से वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, वे वही लोग थे जो उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देते थे। रोहन सिंह के ऑरा से वे तीनों डर गए थे। उन्हें लगा था कि बोन फोर्जिंग लेवल पर 2 लोग लड़ रहे हैं, और इसलिए वे जल्दी से यहां आ गए थे। एक पहाड़ के पास से गुजरने के बाद वे सिर्फ झाओ चांदक सिंह को जमीन पर पड़ा हुआ देख पाए थे, यह नहीं कि उसे किसने मारा था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि उसे किसने मारा। उन्हें रोहन सिंह पर शक नहीं था। लेकिन अब जब रोहन सिंह का ऑरा निकल गया था, तो वे डर से कांपने लगे। अब उन्हें उस पर यकीन हो गया था, रोहन सिंह में सच में उसे मारने की ताकत थी। तुम कौन हो? उनमें से एक ने गुस्से से पूछा। रोहन सिंह? क्या आप रोहन सिंह हैं? वे तीनों चौंक गए। आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि क्या हुआ था। फीनिक्स क्राई में स्पिरिट स्टोन माइन के मामले ने ब्लडनेट सेक्ट को बहुत ज्यादा शर्म और बेइज्जती दी थी। इन सभी एल्डर्स को लॉन्ग तियानक्सियाओं को मारने के लिए करप्ट चेलों को भेजने के प्लान के बारे में पता था। उनके एक्सप्रेशन देखकर रोहन सिंह आसानी से समझ गया कि वे क्या सोच रहे थे। उसके अंदर से जान से मारने का इरादा फूट पड़ा। जैसा उसने सोचा था, ये सब कमीने मिलकर काम कर रहे थे। यह सिर्फ झाओ चांदक सिंह का आइडिया नहीं था, पूरा ब्लडनेट सेक्ट इसमें शामिल था। कितनी हिम्मत! रोहन सिंह जुआंटियन मठ का शिष्य है और उसका स्टेशन यहां नहीं है। तुम साफ झूठ बोल रहे हो। दूसरे शब्दों में, तुम भ्रष्ट रास्ते से आए जासूस हो। मर जाओ। उस आदमी ने रोहन सिंह पर एक लंबा भाला मारा। उसका हमला बहुत बेरहम था, जो सीधे रोहन सिंह के दिल पर निशाना साध रहा था। बाकी 2 ने भी इंतजार नहीं किया। उन दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए और रोहन सिंह पर हमला कर दिया। बेवकूफों का ग्रुप, क्या तुम कोई और बहाना नहीं बना सकते? रोहन सिंह ने गाली दी और डेविल डेकैपिटेटर से हमला कर दिया। डेविल डेकैपिटेटर का वजन 9,30,000 पाउंड था और उसमें इतनी ताकत थी कि वह आसमान और धरती को चीर सकता था। जैसे ही रोहन सिंह ने हमला किया, उन तीनों को लगा कि कुछ अजीब है।
उन्हें रोहन सिंह की कृपाण से जानलेवा खतरा महसूस हुआ। उन तीनों ने बिना सोचे समझे हमला करना छोड़ दिया और बचाव करने लगे। बूम! वे तीनों उड़ गए। रोहन सिंह की कृपाण से निकली ताकत से उनके पेट में तेज दर्द होने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके अंदरूनी अंग अंदर की ओर उछल रहे हों और उन्हें लगभग खून की उल्टी हो गई। वे चौंक गए। वे बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट थे और वे सभी आसानी से देख सकते थे कि रोहन सिंह ने अभी बैटल स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा किया था। बैटल स्किल्स का इस्तेमाल करो, उनमें से एक ने दहाड़ा। उसने अपनी तलवार उठाई और एक डरावनी तलवार कीची रोहन सिंह पर गिरी। वुल्फ टूथ स्लैश, तूफान जोर, पहाड़ कुचलने वाला प्रहार। अभी अभी नुकसान उठाने के बाद अब उनमें लापरवाही करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपनी अर्थ क्लास बैटल स्किल्स निकाली। उनका ऑरा आसमान में उड़ रहा था। रोहन सिंह ने लगातार डेविल डेकैपिटेटर से हमला किया और उनकी बैटल स्किल्स का सामना करने के लिए उसकी भयानक ताकत का इस्तेमाल किया। जमीन लगातार हिल रही थी। शहर कांप रहा था और उसके कुछ हिस्से ढह रहे थे। लॉन्ग तियानशियाओ और वे लोग सदमे में पीले चेहरे के साथ देख रहे थे। दूर से भी उनके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल था। जमीन जोर से हिल रही थी और वे सभी सैनिक चक्कर खाकर घूम रहे थे। हर बार जब रोहन सिंह और ब्लडनेट सेक्ट के एल्डर्स टकराते थे तो बहुत सारी धरती वाली एक एस्ट्रल हवा निकलती थी जो उन्हें और दूर ले जाती थी। वे सिर्फ 30 मील दूर ही स्टेबल हो पाए। उन चारों के बीच जबरदस्त लड़ाई से हवा धूल से भर गई। वे उन्हें अब देख नहीं पा रहे थे। उन्हें बस बेकाबू एनर्जी के टकराने का एहसास हो रहा था। बूम! रोहन सिंह ने एक बार फिर एक ही कृपाण का इस्तेमाल करके उन तीनों को पीछे धकेल दिया। साथ ही उसे भी दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह हार जाएगा। उसकी फिजिकल ताकत कम होने लगी थी। उसे यह काम जल्दी खत्म करना था। रोहन सिंह के लिए एक के खिलाफ 3 से लड़ना बहुत मुश्किल था। वे तीनों उसके खिलाफ बैटल स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उन्हें डेविल डेकैपिटेटर की चिंता थी। तरह की लड़ाई रोहन सिंह के लिए नुकसानदायक थी। डेविल डेकैपिटेटर उसके लिए इतनी थकाने वाली थी कि वह इतने लंबे समय तक उसका इस्तेमाल नहीं कर सका। उसके हाथ में पहले से ही थोड़ा दर्द होने लगा था। वे आम तौर पर उसके खिलाफ लंबी दूरी के हमले करते थे जिससे वह उनके खिलाफ अपनी ताकत नहीं दिखा पाता था। फिलहाल लड़ाई हार जीत के मुकाबले में बदल गई थी। अचानक रोहन सिंह को लगा कि 10 से ज्यादा लोग तेजी से आ रहे हैं। वे सभी बोन फोर्जिंग एक्सपर्ट थे। उसने गहरी सांस ली। चाहे कुछ भी हो, उसे पहले इन तीनों को संभालना था। उसका फेंगफू स्टार तेजी से घूम रहा था और वह अपनी स्पिरिचुअल क्यूई को स्प्लिट द हेवंस के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स से घुमाने वाला था। स्वर्ग पृथ्वी पिंजरा। अचानक एक जानी पहचानी प्यारी सी आवाज गूंजी जिससे रोहन सिंह के चेहरे पर पूरी तरह से अविश्वास का भाव आ गया। जमीन अचानक फट गई और जमीन से अनगिनत टेंटेकल्स निकल आए। उनकी स्पीड बिजली की तरह थी और वे ब्लडनेट सेक्ट के एल्डर्स पर टूट पड़े। वे तीनों एल्डर्स चौंक गए, जल्दी से बचने की कोशिश की, लेकिन वे टेंटेकल्स बहुत तेज थे और उन्होंने उन्हें एक पल में पूरी तरह से फंसा लिया। उन्होंने इन टेंटेकल्स को काटने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि वे फिसलन वाले और मजबूत दोनों थे। उनके लिए उन्हें तोड़ना नामुमकिन था। जब तक वे दोबारा कोशिश कर पाते तब तक वे टेंटेकल्स उनकी बाहों के चारों ओर लिपट चुके थे जिससे वे हिल नहीं पा रहे थे। रोहन सिंह उस सीन को बिल्कुल नहीं देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था
उसने इमोशनल होकर कहा, नमन कुमार, क्या यह सच में तुम हो? उसकी आवाज इमोशन से कांप रही थी, क्योंकि अभी अभी जो आवाज आई थी वह उसे बहुत बहुत जानी पहचानी लग रही थी। रोहन सिंह। हल्की सी चीख सुनाई दी। एक खूबसूरत सी आकृति रोहन सिंह के गले लग गई और अपने साथ एक नई खुशबू लेकर आई। नमन कुमार, यह सचमुच तुम हो? उस खुशबू को सूंघते हुए रोहन सिंह को लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने नमन कुमार को कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि जैसे ही वह उसे छोड़ेगा वह उड़ जाएगी। रोहन सिंह, मुझे तुम्हारी याद आई। नमन कुमार भी रोहन सिंह को कसकर गले लगा रही थीं। उनकी आवाज इमोशन से भर गई थी। आधे साल से ज्यादा समय तक अलग रहने के बाद आखिरकार दोनों फिर से मिल गए। रोहन सिंह के दिल में नमन कुमार के लिए बहुत प्यार था। सिर्फ वही जानता था कि उस समय वह कितनी बेचारी थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों की किस्मत कुछ हद तक एक जैसी थी। लेकिन जो भी हो, इससे रोहन सिंह को नमन कुमार के और भी करीब महसूस हुआ। उसके लिए उसकी भावनाएं एक तरह का कोमल लाड़-प्यार वाला प्यार थीं। नमन कुमार के खूबसूरत शरीर को पकड़कर उसे अपने अंदर गर्मी महसूस हुई। नमन कुमार की खुशबू सूंघकर उसे लगा कि इस समय वह कुछ और नहीं करना चाहता। वह नमन कुमार से पूछने ही वाला था कि वह कैसी है, तभी गुस्से में दहाड़ने की आवाज आई। कमीने, किस चुपके से हमला करने वाले ने यह किया? यहां से निकल जाओ। ब्लडनेट सेक्ट के तीनों एल्डर्स पूरी तरह से बंधे हुए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें अभी भी पता नहीं चला था कि यह किसने किया था। वे तुरंत फंस गए थे, जिससे वे गुस्से से बैंगनी हो गए थे। उन्हें अब जाकर एहसास हुआ कि उन्हें बांधने वाली चीजें हाथ जितनी मोटी लकड़ी की छड़ें थीं। लकड़ी के डंडे चौकोर थे, ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें बहुत ध्यान से तराशा गया हो। लेकिन उनके शरीर के चारों ओर ऐसे लिपटने के बाद जैसे वे हाथ हों, वे जल्दी ही सख्त हो गए, स्टील जैसे सख्त हो गए। लकड़ी के खंभों पर रून्स की मोटी परत जमी हुई थी। तीनों एल्डर्स ने कितनी भी कोशिश की, वे जरा भी हिल नहीं पा रहे थे। वे बस लगातार गाली दे सकते थे। इस समय हवा में धूल आखिरकार छंट गई। 1 दर्जन और लोग दिखाई दिए, जो ब्लडनेट सेक्ट के 3 एल्डर्स को हैरानी से देख रहे थे। क्या यह तुमने किया नमन कुमार? रोहन सिंह को यह सीन देखकर यकीन नहीं हुआ। जमीन से सैकड़ों लकड़ी के खूंटे निकल आए थे, जिन्होंने तीनों बुजुर्गों को पूरी तरह से कसकर बांध दिया था। सिर्फ उनके सिर बाहर थे। पर खुशी की मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक चमक दौड़ गई और उसने सिर हिला दिया। हमारे स्काईवुड पैलेस को लड़ाई की खबर मिली और हमारे शिष्य मदद के लिए बाहर आए। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि फीनिक्स क्राई की रखवाली कौन कर रहा है, मुझे तुरंत बुरा लगा। मैं सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर हुआ के साथ यहाँ भागा और देखा कि वे तीनों तुम्हें धमका रहे हैं, इसलिए मैंने एक्शन लिया। नमन कुमार की खूबसूरत आंखें रोहन सिंह को ध्यान से देख रही थीं। शुरू से ही रोहन सिंह ही उसकी रक्षा करता आया था। यह पहली बार था जब वह रोहन सिंह की रक्षा कर रही थी। वह गर्व से भरी हुई थी। छोटे दोस्त, हमारे नमन कुमार ने सेक्ट लीडर को मास्टर बना लिया है। वह दिन रात तुम्हारे जैसे बुरे आदमी के लिए सब कुछ मुश्किल से करती है। छी, तुम सच में किस्मत वाले हो। अनन्या यादव, जिसे उसने भी बहुत समय से नहीं देखा था, अब भी पहले जैसी ही खूबसूरत थी और उससे बात करने का उसका बदतमीज तरीका भी नहीं बदला था। रोहन सिंह हैरान था, लेकिन वह बहुत ज्यादा इमोशनल भी था। नमन कुमार स्काईवुड पैलेस में अच्छा कर रहा होगा, तभी तो सेक्ट लीडर ने उसे अप्रेंटिस के तौर पर रखा। जब वे तीनों फीनिक्स क्राई से चले गए तो ऐसा लगा कि वह सबसे दुखी हो गया था।
नमन कुमार ने एक सेक्ट लीडर को मास्टर बना लिया था, जबकि वाइल्ड ने सेक्ट लीडर के अंकल मास्टर को मास्टर बना लिया था, जिससे स्टेटस के हिसाब से वह सेक्ट लीडर का साथी शिष्य बन जाता। लेकिन वह रोहन सिंह हर दिन पॉइंट्स के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर था, लगातार भागदौड़ करता रहता था। जैसा कि कहा जाता है, एक ही जगह के लोगों की किस्मत जरूरी नहीं कि एक जैसी हो। उन्होंने मन ही मन दुख से आह भरी, लेकिन वह नमन कुमार के लिए सच में खुश थे। उन्होंने अनन्या यादव को धन्यवाद दिया। नमन कुमार को आज जिस लेवल पर पहुंचाने में सीनियर अनन्या यादव ने जरूर उसकी बहुत मदद की होगी। मुझे इस मेहरबानी के लिए सीनियर को धन्यवाद देना चाहिए। छी घिनौना। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे बड़ी बहन कहो, मुझे बूढ़ी मत कहो, अनन्या यादव ने डांटा। रोहन सिंह जल्दी से हंसे। शिष्य बदतमीज था। बड़ी बहन कमाल की खूबसूरत है, अपनी जवानी के बसंत में। बड़ी बहन सच में सबसे अच्छी उपाधि है। हालांकि रोहन सिंह अपनी स्किन को पतला नहीं मानते थे, लेकिन ऐसा कहने के बाद भी उनके रोंगटे खड़े हो गए। अनन्या यादव देखने में लगभग 30 साल की लगती हैं, लेकिन असल में उनकी असली उम्र उनकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। ज्यादातर महिला साधक बोन फोर्जिंग तक पहुंचने के बाद अपनी स्किन और मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती हैं, जिससे वे अपनी उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर पाती हैं। और इसलिए अनन्या यादव की असली उम्र को देखते हुए उसे दादी कहना शायद उसकी उम्र बताने के लिए काफी नहीं होगा। अब जब उसने उसे बड़ी बहन कहा और उसकी सुंदरता बताने के लिए इतने प्यारे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उसे सच में चिंता हो रही थी कि बाद में उस पर बिजली गिर जाए। अनन्या यादव हंसी। कम से कम तुम्हें बोलना तो आता है छोटे दोस्त। कोई हैरानी नहीं कि यह लड़की नमन कुमार तुम्हें हमेशा इतना याद करती है। बताओ, तुमने जुआंटियन मठ में कितनी औरतों को बहकाया है। रोहन सिंह को अजीब लगा। तुम बस अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ की और तुम तुरंत ऐसा कुछ कह देते हो। स्काईवुड पैलेस के सीनियर्स, क्या आप हमें पहले जाने देंगे? ब्लडनेट सेक्ट के एक एल्डर ने बीच में टोका। ब्लडनेट सेक्ट के वे सभी एल्डर्स यह सुनकर परेशान हो गए थे कि वे स्काईवुड पैलेस से हैं। स्काईवुड पैलेस और जुआंटियन मठ के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे और उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। अनन्या यादव ने उन तीनों को गुस्से से देखा और नफरत से कहा। शुरू में जब नमन कुमार ने कहा कि उसे चिंता है कि तुम लोग अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो मुझे सच में यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर नेक और करप्ट रास्तों के बीच की लड़ाई बहुत सीरियस होती है। मुझे हैरानी हुई कि मैंने तुम्हारी हिम्मत को कम आंका। सिर्फ अपनी पर्सनल नाराजगी के लिए तुमने इस मामले को इतनी बेशर्मी से आगे बढ़ने दिया। मुझे सच में तुम लोगों की तारीफ करनी होगी। अनन्या यादव के अलावा आसपास के अलग अलग ताकतों के बड़े बुजुर्ग थे। उनमें से ज्यादातर लोग रोहन सिंह को पहचानते थे, क्योंकि उन्होंने एक बार रोहन सिंह को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बुलाया था। लेकिन रोहन सिंह ने समझदारी से उनका ऑफर मना कर दिया था। उनमें से एक ने कहा, ब्लडनेट संप्रदाय सचमुच भ्रष्ट हो गया है। दूसरे बुजुर्ग भी उन पर नफरत से सिर हिला रहे थे। वे इतने आलसी थे कि उन्हें डांट भी नहीं सकते थे। उन्होंने सच में सही रास्ते का चेहरा खो दिया था। ऐसे नाजुक मौके पर उन्होंने असल में इस तरह की कुछ छोटी मोटी चालें चली थीं। सीनियर हुआ, आप सिर्फ एक तरफ की बात नहीं सुन सकते। यह आदमी कहता है कि वह रोहन सिंह है, जुआंटियन मठ का शिष्य, लेकिन उसने सबूत के तौर पर अपना बैज नहीं निकाला और उसने यह भी नहीं बताया कि वह यहाँ क्यों आया था। इसके बजाय उसने एक एल्डर के बिना सुरक्षा के होने का फायदा उठाया और उसे मार डाला।
हमारा उसे अंदर ले जाना और उससे कुछ सवाल पूछना गलत नहीं है, ब्लडनेट सेक्ट के एक एल्डर ने सही ठहराया। बाकी दो ने भी जल्दी से जोर से चिल्लाकर कहा कि उनके साथ गलत हुआ है और कहा कि रोहन सिंह ने चुपके से हमला किया है, जिसमें उनके एक बुजुर्ग को मार दिया गया है। तभी उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। अनन्या यादव थोड़ी चौंक गईं। हालांकि उन्हें लगा कि वे तीनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं था। यही एक प्रॉब्लम थी। रोहन सिंह ने घुरघुराहट की और जमीन पर पैर पटका, जिससे जमीन जोर से कांपने लगी। आसपास के लोग डर गए, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रोहन सिंह की ताकत इस लेवल तक पहुंच जाएगी। बिना किसी खेती के बेस के उसके पैर के एक ही धमाके से जमीन में एक बड़ी खाई बन गई। रोहन सिंह ने हाथ बढ़ाकर जमीन से एक आकृति निकाली। वह सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ था, जो अपने नरम कवच की वजह से रोहन सिंह की कृपाण से बच गया था। हालांकि वह अभी भी जिंदा था, लेकिन रोहन सिंह और झाओ चांगक सिंह के बीच हुई लड़ाई के झटकों की वजह से वह जमीन के नीचे दब गया था। रोहन सिंह जाहिर है इस आदमी को भूला नहीं था। वह ब्लडनेट सेक्ट के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए उसे जिंदा रखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब वह एकदम सही गवाह था। सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ की गर्दन पर हाथ रखते ही उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी भौहों के बीच की जगह तक पहुंच गई और सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ की आत्मा में सुई की तरह चुभ गई। वह पहले से ही आधा बेहोश था, इसलिए उसकी आत्मा ने घबराने से पहले बस एक दयनीय संघर्ष किया। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? बड़े झाओ ने हमें बनाया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग तियानशियाओ को मार दिया जाए। हरामी, यह रोहन सिंह दूसरों को उसके लिए गवाही देने के लिए धमका रहा है। इसे सबूत नहीं माना जा सकता। चुप रहो। अगर तुम नहीं समझ सकते तो बकवास मत करो। रोहन सिंह की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस बदमाश पर लगी हुई है, जिससे वह झूठ नहीं बोल सकता। दूसरे शायद न बता पाएं, लेकिन वह बता सकती थी। रोहन सिंह की स्पिरिचुअल ताकत ने उस समय लाखों करोड़ों सुइयों का रूप ले लिया था, जिसने सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ को सच बोलने पर मजबूर कर दिया था। अगर वह झूठ बोलता तो उसकी स्पिरिचुअल ताकत तुरंत खत्म हो जाती। क्या उन तीनों को इस प्लान के बारे में पता था? वे जानते थे। चारों एल्डर्स ने प्लान को मंजूरी दी थी। ठीक है, शांति से आराम करो। रोहन सिंह की स्पिरिचुअल ताकत डगमगा गई और सीनियर अप्रेंटिस भाई लुओ अचानक एक बार अकड़ गया, फिर हमेशा के लिए पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। रोहन सिंह ने उसकी लाश को जमीन पर फेंक दिया, जिससे एक धमाकेदार आवाज आई। वह आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ब्लडनेट सेक्ट के एल्डर्स के कानों में बिजली की तरह गूंजी। क्या तुम अब भी बहस करना चाहते हो? तुम चारों ने प्लान बनाया था। तुम में से एक को मैंने मारा था, तो फिर तुमने मेरी जान लेने के लिए नंबरों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब सारे सबूत सामने हैं। क्या अब भी बहस करने की कोई गुंजाइश है? सीनियर हुआ, यह मामला पूरी तरह से झाओ चांगक सिंह ने तय किया था। हम सिर्फ उनके सबॉर्डिनेट थे और उनके ऑर्डर को मना नहीं कर सकते थे। प्लीज हमें छोड़ दें। बकवास। तुम्हारे ब्लडनेट सेक्ट के 4 एल्डर्स में से झाओ चांगक सिंह तीसरे नंबर पर था। तुम्हें उसके ऑर्डर क्यों मानने पड़े? क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हम सब धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जबकि यह एक पर्सनल दुश्मनी है। रोहन सिंह, यह तुम पर है। हालांकि वह स्काईवुड पैलेस को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन यह साफ तौर पर एक पर्सनल शिकायत थी। इसके अलावा ब्लडनेट सेक्ट के काम बहुत ज्यादा थे, जिससे वह बहुत गुस्सा हो गई थी।
वह रोहन सिंह को सीधे इसे संभालने देगी। रोहन सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक साधारण कृपाण निकाली और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। रोहन सिंह, मुझे करने दो।